हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में एकदम ठीक हैं। आज यूथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन। जितना जल्दी, बिना किसी कोताही के, बिना किसी गफलत के आप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाइए और कोरोना की चेन को तोड़ने में अपना भी सहयोग करें, परिवार और समाज का भी सहयोग करें। आइए अब आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, खाली समय है, परीक्षाओं की तिथि की कोई घोषणा हुई नहीं है, हम नहीं जानते कि परीक्षाएं कब होंगी, कुछ महीने लग सकते हैं। ऐसे में खाली समय में हम अपने आप को पूरी तरह से, जैसे युद्ध की तैयारी के लिए हमें समय चाहिए होता है, किसी भी कठिन कार्य को करने से पहले उसकी पूरी तैयारी करते हैं, तो क्यों न हम परीक्षा की बहुत ही सिस्टमेटिक तैयारी करें, ताकि न केवल आप अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे, बल्कि यूनिवर्सिटी के बाद भी, अपनी बीए और एमए के बाद भी आप जो सिविल सर्विसेज देंगे, आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपको परीक्षा की तैयारी करने का एक वैज्ञानिक फॉर्मूला पता हो। ये वैज्ञानिक तरीका क्या है, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की हम बात करें तो आपकी परीक्षा में आजकल 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रकार है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, अर्थात वन लाइनर्स, जिनका उत्तर आपको 1 से 2 पंक्ति में देना होता है। लघु उत्तरात्मक अर्थात सम लाइनर्स, कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां, जिनका उत्तर आपको 8 से 10 पंक्तियों में देना है। और निबंधात्मक, जिसका उत्तर आपको 3, 4, 5 पेज में देना है। ये तीनों ही प्रकार के प्रश्नों का जो आधार है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, वो होते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ये अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न ही आपके ज्ञान का आधार होते हैं। इन्हीं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का दूसरा रूप बहुविकल्पात्मक प्रश्न भी होते हैं। इसीलिए बच्चों, आपने ये ध्यान दिया होगा कि आजकल किसी भी परीक्षा में, किसी भी, चाहे तो हम छोटे से छोटे कोई क्लर्क की परीक्षा की बात करें या किसी आईएएस एग्ज़ाम की बात करें, सभी परीक्षाओं का एक ही पैटर्न है, और वो है लघुत्तरात्मक या बहुविकल्पात्मक प्रश्न। बहुविकल्पात्मक ही आते हैं क्योंकि बहुविकल्पात्मक प्रश्नों को कंप्यूटर के द्वारा चेक करना आसान होता है। आजकल मैनुअल चेकिंग नहीं होती है, सारी जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो कंप्यूटराइज्ड हो गई है, इसलिए उसको बहुविकल्पात्मक रूप दे दिया गया है। किंतु मूलतः अति लघुत्तरात्मक और बहुविकल्पात्मक, ये दोनों एक ही प्रकार की प्रश्नों की बात करते हैं, दोनों की तैयारी का एक ही पैटर्न होता है। ये जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है या जो वन लाइनर है, ये पूरी तरह से फैक्चुअल होता है, तथ्यों पर आधारित प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यही वो प्रश्न हैं जो आपके लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों का आधार बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छी तरह कर ली है, तो आप समझिए कि आपकी आधे से अधिक तैयारी बाकी 2 प्रकार के प्रश्नों की अपने आप ही हो गई। इसलिए आप अपना जो प्रयास है उसका मोर देन 50%, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि 70-80% तक भी आप जो तैयारी करते हैं वो आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की ही करनी चाहिए। क्या होता है अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों का आधार, या कैसे बनाते हैं? जो परीक्षक होता है
वो उसका कैसा साइकोलॉजिकल क्या उसका बिहेवियर होता है, वो किस प्रकार से प्रश्न बनाता है। देखिए, अति लघुतरात्मक प्रश्न जो हैं वो आपको बहुत ही संक्षेप में यानी कि न्यूनतम शब्द में आपको अपनी बात कहने के लिए तैयार करता है। बहुत कम, जितनी कम शब्दों में आप अपनी बात को अधिकतम अभिव्यक्ति दे सकते हैं वो केवल अति लघुतरात्मक प्रश्न में ही होता है। जैसे हम एक उदाहरण लें कि राम कौन है, आप बताइए। राम कौन है, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे आप एक लाइन में इसका उत्तर दे सकते हैं, आप 10 लाइनों में उत्तर दे सकते हैं, और चाहे तो आप इसके ऊपर पूरी पुस्तक लिख सकते हैं। वाल्मीकि ने इसके ऊपर रामायण लिख दी। राम कौन है, इसके अलग अलग बहुत सारे एंगल हैं देखने के, और यदि आपसे एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि राम कौन है, आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे दशरथ के पुत्र हैं, सही उत्तर। आप कहेंगे सीता के पति हैं, सही उत्तर। आप कहेंगे अयोध्या के राजा हैं, सही उत्तर। आप कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम है, सही उत्तर। आप कहेंगे रावण के संहारक हैं। रावण का संहार वैसे तो लक्ष्मण जी ने किया, कुछ लोग मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि राम ने भी लक्ष्मण का ऐसा माना जाता है कि राम ने, तो लक्ष्मण के रावण के संहारक हैं। हनुमान के आराध्य हैं। कितनी अलग अलग एंगल्स। अब यदि आपको ये सभी एंगल्स पता होंगे तो आप इस बात का उत्तर एक पंक्ति में भी दे सकते हैं, आप इस बात का उत्तर 10 पंक्तियों में भी दे सकते हैं, और आप अपना विश्लेषण इसमें करते हुए आप इसको बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हैं। इसलिए अब प्रश्न ये उठता है कि ये वन लाइनर्स आप कैसे तैयार करें। वन लाइनर्स के लिए आपको एक बहुत सी दुविधा में इसलिए फंसा दिया जाता है कि आपको परीक्षा से पहले कोई भी जो की है, कोई भी जो कुंजी है, आजकल पासबुक्स चलती हैं, वो पूरी तरह से आपको अति लघुतरात्मक प्रश्नों को नहीं दे सकती, और उसमें ऐसा ये कहा नहीं जा सकता कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन से हैं, क्योंकि परीक्षक इनको कहीं भी किसी तरह से तैयार करके दे सकता है। इसलिए इन प्रश्नों में कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपके पूरे सिलेबस में से कहीं से भी कोई भी प्रश्न वन लाइनर के रूप में दे दिया जाता है। आज मैं आपको वो तकनीक बताऊंगी जिसके माध्यम से आप इन वन लाइनर्स की जो तैयारी है वो 100% तक सही कर सकते हैं। आपको इसके लिए धैर्य रखना है, आपको इसके लिए नियमित तैयारी करना है, और मैं पूरा विश्वास के साथ, दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि यदि आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपके वन लाइनर वाले यदि 20 अंकों के 10 प्रश्न हैं तो आपको 20 में से 20 अंक निश्चित रूप से मिलेंगे। तो आइए अब एक हम उदाहरण से देखने का प्रयास करते हैं कि इन प्रश्नों की तैयारी हम कैसे करें। ये एक उदाहरण है हमारे सामने। हम क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, यद्यपि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों ने अभी तक प्लेटो को नहीं पढ़ा होगा, किंतु थर्ड ईयर और एमए के बच्चों ने पढ़ा है। लेकिन क्योंकि राजनीति विज्ञान का यह एक विषय से ही संबंधित मैंने ये पैराग्राफ लिया है। ये पैराग्राफ मैं पढ़ती हूँ। रिपब्लिक प्लेटो की महानतम कृति है। आकार की दृष्टि से रिपब्लिक अन्य सब ग्रंथों से बड़ा होते हुए भी लॉज से छोटा है। रिपब्लिक नाम से कुछ भ्रांति होती है। आजकल रिपब्लिक शब्द का प्रयोग विशेष शासन प्रणाली गणराज्य के लिए होता है, किंतु यूनानी भाषा में इसके लिए
प्लेटो का जो शब्द था वो था पोलिटिया, जिसका अर्थ है राज्य का संविधान। प्लेटो की रिपब्लिक में राज्य की आदर्श व्यवस्था का उल्लेख है। आप अपनी पुस्तक खोलते हैं और आपको ये या इसी तरह का कोई एक पैराग्राफ मिलता है। आपका जो पूरा चैप्टर होता है वो बहुत सारे पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है, बटा हुआ होता है। मेरी तकनीक का जो पहला बिंदु है वो ये है कि आप उत्तर की तरफ अभी ध्यान नहीं देंगे, आप प्रश्न बनाएंगे। यानी कि तकनीक जो है वो ये है कि आपको स्वयं प्रश्नों का निर्माण करना है। आप ये सोचिए कि आप स्वयं परीक्षक हैं, आपको एक प्रश्न पत्र बनाना है और आपको एक कठिन से कठिन प्रश्न पत्र बनाना है। इसलिए आप प्रश्न का निर्माण करना सीखिए। जितना जल्दी आप प्रश्नों को बनाना सीखेंगे, जितने ज़्यादा आपके दिमाग में, मस्तिष्क में प्रश्न आएंगे, आप उतना ही ज़्यादा उन प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में होंगे। इसलिए एक विद्यार्थी का भी लक्षण है कि हमारे दिमाग में प्रश्न उत्पन्न होने चाहिए। वो जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं वो उनका जो एक आधार है वो यहाँ पर परीक्षा की तकनीक की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए इस पैराग्राफ से संबंधित हमें अधिकतम प्रश्न बनाने हैं और उनको अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। पहला प्रश्न, प्लेटो की महानतम कृति का नाम क्या है? राइट? पहला प्रश्न क्या है? प्लेटो की महानतम कृति का नाम क्या है? उत्तर है रिपब्लिक। आपको चाहे तो आप उत्तर लिखें। अब क्योंकि प्रश्न आपने ही बनाया है तो उत्तर आपको पता है। दूसरा प्रश्न, इसी पंक्ति का रिपब्लिक किसकी महानतम कृति है? उत्तर है प्लेटो की। दो प्रश्न इस एक पंक्ति में से बने हैं। अगली पंक्ति, आकार की दृष्टि से रिपब्लिक अन्य सब ग्रंथों से बड़ा होते हुए भी लॉज से छोटा है। तीसरा प्रश्न बनता है, प्लेटो के द्वारा लिखे गए ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? उत्तर क्या है? उत्तर है लॉज, क्योंकि ये कह रहा है, ये पंक्ति ये कह रही है कि रिपब्लिक लॉज से छोटा है। इसका मतलब लॉज सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो प्लेटो के ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? लॉज है। ये तीसरा प्रश्न बना। इसी पंक्ति में से चौथा प्रश्न, प्लेटो के किन्हीं दो महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम बताइए। आपके पास इस पंक्ति में दो ग्रंथ हैं, पहला है रिपब्लिक और दूसरा है लॉज। तीसरी पंक्ति, रिपब्लिक नाम से कुछ भ्रांति होती है। ये एक ऐसी पंक्ति है जिसमें कोई तथ्यात्मक बात नहीं कही गई है। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वन लाइनर्स जो होते हैं वो किसी न किसी तथ्य से संबंधित होते हैं, किसी बिल्कुल कॉन्क्रीट ट्रूथ उसमें छुपा हुआ होना चाहिए। वो आपका मत क्या है उससे रिलेटेड ये नहीं होगा। अब इसमें ऐसी कोई तथ्य की कोई बात नहीं है, इसलिए हम इस पंक्ति को यहाँ छोड़ देते हैं। 4 प्रश्न अभी तक हम कर चुके हैं। 5वां प्रश्न, आजकल रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किसी विशेष शासन प्रणाली गणराज्य के लिए होता है। रिपब्लिक शब्द का प्रयोग वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली के लिए होता है? उत्तर है गणराज्य के लिए, गणतंत्रात्मक शासन के लिए। क्योंकि वैसे तो रिपब्लिक का हिंदी अर्थ ही गणराज्य है, लेकिन इसके पंक्ति के अनुसार यह प्रश्न बनता है। यूनानी भाषा में रिपब्लिक के लिए प्लेटो ने कौन सा शब्द चयन किया था? तो प्लेटो ने ये जो ग्रंथ हम देख रहे हैं रिपब्लिक, ये रिपब्लिक जो है वो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है। अंग्रेजी में ये आया था लैटिन से। लैटिन में इस ग्रंथ का नाम
जो अनुवादक थे, भाषा का अनुवाद करने वाले, उन्होंने नाम दिया रिपब्लिका। रिपब्लिका लैटिन भाषा का नाम था, लेकिन प्लेटो ने इसके लिए, रिपब्लिक के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया था, अपने ग्रंथ का जो हेडिंग रखा था वो था पोलिटिया। तो लैटिन यूनानी भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में इसका जो शब्द था वो था पोलिटिया। ठीक है, तो कौन सा शब्द प्लेटो ने गढ़ा था इसके लिए, तो हम कहेंगे उत्तर है पोलिटिया। अगला प्रश्न, पोलिटिया का अर्थ क्या है? अब हमें मालूम है, यहाँ इस पंक्ति ये हमें बता रही है, तो हम कहेंगे पोलिटिया का अर्थ है राज्य का संविधान। प्लेटो की रिपब्लिक में की विषय वस्तु क्या है? अगला प्रश्न, तो हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे प्लेटो की रिपब्लिक की विषय वस्तु है राज्य की आदर्श व्यवस्था का चित्रण। दूसरा प्रश्न इसी पंक्ति से, राज्य की आदर्श व्यवस्था का चित्रण प्लेटो के कौन से ग्रंथ में मिलता है? आपका उत्तर होगा रिपब्लिक। इस तरह से ये जो एक छोटा सा पैराग्राफ है, इस छोटे से पैराग्राफ में से हमने अधिकतम हर तरफ से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरह से हमने प्रश्नों को बनाने की कोशिश की है और हमने लगभग 7-8 प्रश्न इसमें से बना लिए हैं। बच्चों, जब स्वयं एक पैराग्राफ को पढ़ते हुए और ये प्रश्न आपने न केवल बनाए हैं वरन इनको लिख लिया है, जब आप एक साइकोलॉजी का और शिक्षा शास्त्र का ये नियम है कि जब आप किसी चीज़ को केवल पढ़ते हैं तो आप बहुत कम समय तक याद रखते हैं। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते भी हैं और साथ में लिखते भी हैं तो आप उसको बहुत समय तक याद रख पाते हैं। किसी चीज़ को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं और उसको लिखते हैं, वह चीज़ आपके मस्तिष्क में हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर उसकी एक पंक्ति पढ़ते हैं, उस पंक्ति का दोहरान करते हैं 2-3 बार प्रश्नों को बनाने के लिए और उनको लिखते हैं। इस पूरे प्रोसेस में ये पैराग्राफ आपके दिमाग में फिट हो चुका है, आपको अब ये बहुत लंबे समय तक याद रहने वाला है। इसी तरह से आप पूरे चैप्टर को, इसके बाद दूसरा पैराग्राफ उठाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, और ऐसा करते हुए पूरा चैप्टर आपको कंठस्थ हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर को अब आप एक बार जो नोट्स आपने, जो क्वेश्चंस बनाए हैं, उनके जो आंसर्स हैं उनको आप देखिए, तो अब उनको एक साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। उनको एक साथ आप पढ़ेंगे तो आप यह देखेंगे कि आप न केवल अति लघुत्तरात्मक वरन लघुत्तरात्मक प्रश्नों का भी उत्तर देने की स्थिति में हैं और इस तरह से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं। अगली कुछ बातें हम अगले वीडियोस में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप इसकी तैयारी कीजिए। आप इसके आधार पर जब करके देखेंगे आपको कैसा लगा, आपका क्या इसमें आपको क्या लगा कि आप यह एक एक्सपेरिमेंट है, ये ठीक है, बहुत अच्छा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।